10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था, तब वहाँ का एक अलग ही माहौल बना हुआ था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक के इस पहले सफ़र को देखने के लिए बेचैन थे। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग टाइटैनिक के इस अजीम सफ़र को देखने के लिए आए थे। ये इतना लग्जरी जहाज़ था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टीरियर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप मौजूद थी। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरी होटल था जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। लग्जरी के मामले में तो टाइटैनिक ख़ास था ही, लेकिन इसको एक और बात ख़ास बनाती थी, वो थी इसकी सेफ्टी। ये इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज़ था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ था। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज़ जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ ऐसी तरह से गया था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज़ के इस हिस्से को बोला जाता है जो जहाज़ को मजबूती देता है। ये स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है। इसे जहाज़ की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। ये जहाज़ की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसको और मजबूत बनाने के लिए टाइटैनिक के इस नीचे वाले हिस्से में यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल जब समंदरों में जब कोई शिप चलती है तो इसका ज़्यादातर इस नीचे वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल हल होने की वजह से अगर इसका नीचे वाला हल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाता है तो दूसरा हल टाइटैनिक को महफूज रखेगा और इसे डूबने से बचाएगा। इसी वजह से इस जहाज़ को कभी ना डूबने वाला जहाज़ यानी कि अनसिंकेबल कहा जाता है। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने तकरीबन 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 को इसे अपने पहले सफ़र के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज़ में उस ज़माने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे मुसाफिर भी थे जो अमेरिका जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज़ के कैप्टन थे 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक तजर्बेकार कैप्टन थे। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 7 से 8 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन टाइटैनिक इस ज़माने का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ये चाहती थी कि ये जहाज़ 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की मजबूती के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जानें। इसी वजह से कंपनी की तरफ से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज़ को फुल स्पीड में चलाने की इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड प्लेयर, इसको हटाकर इसकी जगह किसी और ऑफिसर को ड्यूटी पर रखा गया। तो जब डेविड प्लेयर शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी भी अपने साथ ले गया और बदकिस्मती से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दूरबीनी भी इसी लॉकर में थी। डेविड प्लेयर की तरफ से की गई ये छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबाने का सबब बनती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले तारीखी सफ़र के लिए रवाना होता है। ये वो दौर था जब आइसबर्ग को देखने के लिए जहाज़ों में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इस वजह से जहाज़ के सामने थोड़ा ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रूज नेस्ट होता है। इसे लुक आउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीनी लेकर बैठे रहते हैं जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज़ के सामने कोई चीज़ तो नहीं आ रही जिससे जहाज़ टकरा जाए। जब टाइटैनिक आधे रास्ते तक पहुंच चुका था तब इसको कोरोनिया शिप से आइसबर्ग होने की सबसे पहली वार्निंग मिलती है। ये आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर जैक फेलिस इस वायरलेस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज़ों के राब्ते में थे। 14 अप्रैल को दोपहर में
टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी वार्निंग मिलती है। वाइस ऑपरेटर जैक फेलिस इन वार्निंग्स के बारे में जहाज के कैप्टन को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रोस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक जोसेफ ब्रोस को आइसबर्ग की मिलने वाली इन वार्निंग के बारे में बताया तो जोसेफ स्मिथ ने इन वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इसका मानना था कि समंदर में आइसबर्ग का मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और जोसेफ ब्रोस नहीं चाहता था कि इन वार्निंग की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने तय किए हुए वक्त से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग के बारे में 5 और वार्निंग मिलती हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी वार्निंग मिली वो SS कैलिफोर्नियन जहाज से मिली थी। अब रात हो चुकी थी और बदकिस्मती से आज चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे हुए लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी जिससे वो दूर से सामने आने वाली चीज़ों को देख पाए। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा था। रात के 11:30 हो चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था इस रफ्तार से ये अगले 10 मिनटों में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। क्रूज नेस्ट में बैठे 2 बहादुर लोग सामने आने वाली चीज़ों को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जिस जगह पर ये बैठे थे उन्हें वहाँ पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इनके पास कोई दूरबीनी भी नहीं थी, इसीलिए ये ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज़्यादा दूर तक देख पाना मुमकिन नहीं होता। 11:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। इसने बिना देरी किए 3 बार घंटी को बजाया और फौरन ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फ़ोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को लेफ्ट साइड पर मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर बेलियम ने जैसे ही इस वार्निंग को सुना, इसने फौरन एक्शन लेते हुए जहाज़ को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स इंजन चालू कर दिया और जहाज़ को तेज़ी से लेफ्ट साइड पर मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इतने कम वक्त में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका। जहाज़ इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ना मुमकिन नहीं था। काफ़ी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी 11:40 पर टाइटैनिक के आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाता है। बदकिस्मती से टाइटैनिक का डबल हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज़ की साइड में आया था जहां पर सिंगल लेयर थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज़ में हुए नुकसान को देखा तो पता चल चुका था जिस जहाज़ को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो अब डूबने वाला है। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने के ऑर्डर देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी और जहाज़ पर 2200 से ज़्यादा लोग थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स पर बिठाया जाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की तरफ झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। अब सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और अब सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। अब जहाज के कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को भी बोल दिया अपनी अपनी जान बचाओ। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी और 1:50 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया। इसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज़्यादा लोग बचे थे। टाइटैनिक में पानी भरने की रफ्तार बढ़ रही थी और टाइटैनिक बहुत ही तेज़ी से डूबने लगा। जो लोग तैर सकते थे वो समंदर के पानी में छलांग लगा रहे थे। समंदर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट तक जिंदा रह सकता था। अब जहाज पूरी तरह से डूब चुका था। समंदर लोगों की चीखों से गूंज रहा था और अब कभी ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट में डूब गया। 2240 लोगों में से जो 1500 लोग इस जहाज पर बच चुके थे, इनमें से कुछ लोग जहाज के
साथ डूब गए और कुछ लोगों को समंदर के ठंडे पानी ने मार डाला और लाइफ बोट्स पर बच जाने वाले 703 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। ये थी कभी ना डूबने वाले जहाज टाइटैनिक की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।